तो नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हमने अपने चैनल पर संविधान की एक श्रृंखला आरंभ की है और हम उसमें मूल अधिकारों से हमने शुरू किया है, जिसमें हम आर्टिकल 12 को पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आज आर्टिकल 13 को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार। तो आज हम आर्टिकल 13 को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान पूर्व विधियां यदि मूल अधिकारों से पूर्णतः या अंशतः असंगत होती हैं तो उस मात्रा में वो असंवैधानिक घोषित हो जाती हैं। इसका मतलब ये है, एक मिनट में लिख देता हूँ कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से जिस मात्रा में जिस मात्रा में असंगत होती हैं वे उसी मात्रा में असंवैधानिक मानी जाती है। आइए समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। संविधान पूर्व विधियां, संविधान हमारा कब लागू हुआ दोस्तों? तो अगर संविधान की हम बात करें, संविधान हमारा पूर्ण रूप से 1950 में लागू हुआ था, क्योंकि 1947 में तो संविधान के जो है कुछ ही आर्टिकल हमने लागू किए थे। संविधान पूर्ण रूप से 1950 में लागू हुआ था। तो अब जैसे 1950 है, तो 1950 से पहले के जो कानून, इनके हिसाब से जो हमारा देश चल रहा था, तो 1950 से पहले के 1950 के बाद 1950 के बाद हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के हिसाब से हुआ है। ये हुआ संविधान में जो कानून दिए हैं, संवैधानिक कानूनों के हिसाब से हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है। और 1950 से पहले इधर आती है संविधान पूर्व विधियां। 1950 से पहले जिस कानूनों के अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा था, तो इनके बारे में बोला गया है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से, जो मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, भाग 3 में जो मूल अधिकार हम पढ़ते हैं, तो मूल अधिकारों से जो संविधान पूर्व विधियां जिस मात्रा में असंगत होती हैं उसी मात्रा में भी असंवैधानिक मानी जाती हैं। तो ये लाइन को हम समझते हैं, जैसे मान के चलिए दोस्तों, संविधान पूर्व विधि, जैसे ये संविधान पूर्व ये विधि है ना, जैसे इसके कुछ ये पार्ट है ना। अब ये मूल अधिकारों से इस मात्रा में असंगत होती है, मतलब ये इतना पार्ट है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ये इतना असंवैधानिक हो जाएगा। बाकी जो ये वाली विधि है ये लागू रहेगी। तो ये बात को करता है, ठीक।
अब दूसरा बिंदु हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 का ये पहला बिंदु था कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से जिस मात्रा में असंगत होती हैं वे उसी मात्रा में असंवैधानिक घोषित हो जाती हैं। ठीक, अब आगे का पक्ष समझते हैं। अगला बिंदु क्या है कि राज्य अगर इस तरह से कोई विधि बनाता है तो राज्य के द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों से जिस मात्रा में असंगत होती है वह उसी मात्रा में असंवैधानिक घोषित हो जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा बनाई गई विधि यदि मूल अधिकारों को पूर्णतः या अंशतः उल्लंघन करती है मूल अधिकारों का, तो उसी मात्रा में वो असंवैधानिक हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम। राज्य के द्वारा निर्मित विधि जिस मात्रा में मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उसी मात्रा में असंवैधानिक मानी जाती है। ठीक, तो दोस्तों इसमें अगर हम इसका मूल कॉन्सेप्ट समझे तो मूल कॉन्सेप्ट यही है कि एक तरह से ये फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार है और वर्सेस राज्य जो कानून बनाता है ना। तो इन दोनों में शक्तिशाली कौन है? मूल अधिकार शक्तिशाली माने जाते हैं और ये कमजोर माने जाते हैं मूल अधिकार। अगर राज्य कोई भी कानून ऐसा कानून बनाता है जिससे कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसी मात्रा में वो असंवैधानिक हो जाता है। मैं मात्रा का मतलब आपको समझा ही चुका हूँ। इसे राज्य ने ये कोई कानून बनाया है और ये इस मात्रा में मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ये कानून इतना असंवैधानिक हो जाएगा, है ना। इसके लिए एक और संविधान में संशोधन किया गया है तो वो देख लेते हैं हम। दोस्तों इसके लिए एक 24वां संविधान संशोधन किया गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप मूल अधिकारों में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, जैसे मूल अधिकारों में यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान
संशोधन करना पड़ेगा। अर्थात इस लाइन का मतलब है संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल 368 में मिलता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना। मतलब मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ना कि राज्य सीधे कानून बनाकर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। संशोधन नहीं कर सकता है। तो उसमें यही कहा गया कि 24वां संविधान संशोधन करके इसमें संविधान में उल्लेख कर दिया है कि मूल अधिकारों में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संशोधन करने के लिए राज्य कानून बनाकर सीधे संशोधन नहीं कर सकता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो मूल अधिकारों को शक्तिशाली बनाने का काम किया गया है कि राज्य मनमाने तरीके से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। अगर उसको संशोधन करना है तो उसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नागरिकों को जनता को नागरिकों के अधिकारों को शक्तिशाली बनाने का काम किया गया है, ठीक। और जो है राज्य से संरक्षण मिला है एक तरह से, राज्य के खिलाफ जो अधिकार मिले हैं इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो राज्य के खिलाफ नागरिकों को इधर अधिक अधिकार मिल गए हैं, क्योंकि राज्य मनमानी तरीके से मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। और मूल अधिकार किसको शक्तिशाली बनाने के काम करते हैं? राज्य के नागरिकों को, ठीक। तो हम आगे का आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 14, दोस्तों आर्टिकल 14 है मूल अधिकार मुख्य रूप से आर्टिकल 14 से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 तो एक तरह से मूल अधिकारों से संबंध दर्शाते हैं, लेकिन जो मूल अधिकारों की शुरुआत आर्टिकल 14 से क्या होता है, आर्टिकल 32 तक मानी जाती है। तो आर्टिकल 14 से शुरुआत होती है, मैं देखा जाए मुख्य रूप से मूल अधिकारों। तो आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, मतलब विधि के समक्ष समता की बात करता है। तो राज्य में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। तो ये बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, एक तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ठीक। इनको हम समझ लेते हैं। आखिर ये क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। तो आइए देख लेते हैं आखिर ये है क्या, ये दोनों शब्द। एक तरफ डालेंगे हम विधि के समक्ष समता और विधि का समान
विधि की समझ क्षमता है, इसका मतलब क्या है कि राज्य में जो भी व्यक्ति होगा, इसमें ये लाइन बोलती है कि कानून सर्वोपरि है और राज्य अमीर गरीब उच्च निम्न इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, तो राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। ये सब धारणा को ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, है ना। इसमें कहा गया जैसे राज्य है जो अमीर गरीब उच्च या निम्न वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब हम समझ लेते हैं राज्य के, यह एक तरह से नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। नकारात्मक अवधारणा, आप बोलेंगे नकारात्मक अवधारणा क्यों मानी जाती है? जैसे दोस्तों आप ऐसे देखो, जैसे एक व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग बोलते हैं हम, एक व्यक्ति दिव्यांग है और एक व्यक्ति चलने में अच्छे से सक्षम है, और अगर उन दोनों की रेस कराई जाए तो स्वाभाविक सी बात है कौन जीतेगा? जो पैरों से अच्छे से चलने में सक्षम है। जो दिव्यांग व्यक्ति है वो रेस में हार जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए जो शारीरिक दक्षता है वो अलग अलग है, जबकि पैमाना उनके लिए एक ही सेट कर दिया है ना। तो कहीं ना कहीं जो चलने में सक्षम है वो जीत जाएगा, और जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है वो हार जाएगा रेस में। तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कहीं ना कहीं हमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसे जो दिव्यांग व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं उसको छूट देनी पड़ेगी उसकी तुलना में जो सही सलामत है हाथ पैरों से, है ना। तो वही बात करता है, जबकि ये क्या बोलता है कि नहीं, आप दोनों के लिए एक समान शर्तें रखो। तो ये एक तरह से नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। और वही विधि को समान संरक्षण की बात करें तो विधि का समान संरक्षण ये क्या बोलता है? ये सकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। ये क्या सकारात्मक अवधारणा? ये सकारात्मक अवधारणा इसलिए मानी जाती है कि ये यही बात करती है, जैसे जो अमीर व्यक्ति है और जो गरीब व्यक्ति है, तो राज्य कहीं ना कहीं कोई योजना बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है गरीबों के हित की बात करेगा राज्य। क्योंकि अमीर व्यक्ति तो वैसे ही संपन्न है, तो अमीर व्यक्ति के लिए एक तरह से सहायता देने की जरूरत नहीं, जरूरत कौन को है? जो गरीब व्यक्ति है, जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको मदद की जरूरत है, ना कि अमीर व्यक्ति जो साधन संपन्न है उसको थोड़ी ना जरूरत है सहायता की। तो राज्य इसमें ऐसे व्यक्तियों को मदद प्रोवाइड करेगा जिनको वास्तविकता में जरूरत है। तो वही मैंने इसमें जो आपको उदाहरण दिया था कि जो चलने फिरने में सक्षम है और एक दिव्यांग व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं जो सही सलामत है हाथ पैरों से, उसकी तुलना में जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं आरक्षण देने की जरूरत है। आरक्षण से मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में छूट देने की आवश्यकता है। तो ये वही बात करता है कि जो अमीर और गरीब है दोनों के साथ एक साथ भेदभाव नहीं किया, एक साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, अर्थात समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब गरीब और गरीब व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, जो अमीर और अमीर व्यक्ति हैं उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। जिसे ये क्या ग्रुप बना देता है एक तरह से। अमीर अमीर के लिए अलग व्यवहार किया जाएगा और गरीब गरीब के लिए अलग व्यवहार किया जाएगा,
है ना। और ये क्या बोलता है, अमीर और गरीब के लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसलिए ये नकारात्मक अवधारणा हो जाती है और ये सकारात्मक अवधारणा हो जाती है कि तभी तो सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा या आर्थिक न्याय स्थापित हो पाएगा। क्योंकि अमीर और अमीर के लिए अलग शर्तें होंगी, गरीब और गरीब के लिए अलग शर्तें होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार क्या, राज्य से तात्पर्य यहाँ देश से होता है। तो हमारे देश की सरकारें क्या करती है कि अमीर व्यक्ति जो कि पैसे से संपन्न होता है, ये पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो इन पर टैक्स लगाता है और उसी टैक्स के माध्यम से सरकार योजनाएं बनाती है और योजनाओं के माध्यम से वो पैसा किन पे खर्च करती है, गरीबों पे। तो हमारे देश में इस अवधारणा का पालन किया जाता है, विधि का समान संरक्षण, अर्थात समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। और जबकि ये जो विधि का के समक्ष समता है, ये अवधारणा नकारात्मक मानी जाती है। ठीक है, ये ब्रिटेन से ली गई थी दोस्तों, और ये जो अवधारणा ये अमेरिका से ली गई। तो इसमें कुछ अपवाद भी है जिनको हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 14 क्या बोलता है, कानून सर्वोपरि होगा और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। क्या कानून सर्वोपरि पहला, और दूसरा है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। ये दो बातें बोलता है ना। तो पहला अपवाद देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनको छूट दी गई। जैसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर ये इनके माध्यम से किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान में ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सर्वोच्च पद माने जाते हैं और ये हमारी एक तरह से राष्ट्र की जो होती है राष्ट्र की गरिमा को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए इनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है कि जो राष्ट्रपति हुआ और राज्यपाल, ये सर्वोच्च पद माने जाते हैं, है ना। अगर इन पर कोई कार्रवाई की जाती तो उसके लिए विशेष शर्तें लागू की, 14 दिन पूर्व से सूचना देनी पड़ेगी, एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए। तो इनका ये कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इनके द्वारा जो कार्यकाल के दौरान जो भी इनके द्वारा कार्रवाई की गई है उसके लिए ये न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल ये हमारे यहाँ के राज प्रमुख तो होते हैं लेकिन नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि वास्तविक शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो भी काम करता है पद पर रहते हुए वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। तो मेन भागीदारी इसमें किसकी होती है, मंत्रिपरिषद की होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ पे जो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को माना गया है। यही कारण है कि इसने कार्यकाल के दौरान जो भी काम किए होंगे
उसमें ये न्यायालय में जवाबदेही नहीं माना जाएगा, तो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। और दूसरा ये है हमारे यहाँ पे, दूसरा इनको साक्षर दिया गया है कि दूसरा है जैसे विदेशी जो राजदूत होते हैं, राजदूत हो गए और जैसे राजदूत हो जाते हैं, जैसे हमारे देश में जैसे दूतावास होते हैं ना, तो विदेशी दूतावास उनमें राजदूत बैठते हैं। दूसरे विदेशों का हमारे देश में राजदूत होता है, हमारे देश का भी राजदूत दूसरे देशों में होता है। तो एक तो राजदूत हो गया और विदेशी शासक हो गए हैं, विदेशी शासक जो यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र की सदस्य, राजदूत हो गया, विदेशी शासक हो गया, और जो यूएन के सदस्य होते हैं उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उनको भी संरक्षण प्राप्त है तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो है जो आर्टिकल 105 में किसका प्रावधान है, सांसद, और आर्टिकल 194 के तहत विधायक होते हैं। इन दोनों व्यक्तियों को भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अगर जैसे सांसद होंगे और विधायक, हमारे यहाँ संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 105 के तहत सांसद और आर्टिकल 194 के तहत विधायकों पर संसद में जो भी टीका टिप्पणी की जाती है तो उसके लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगी। तो ये 3 बिंदु इनको याद रखना पड़ेगा आपको कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर रहते गिरफ्तार नहीं होंगे, और इनकी कार्यकाल के दौरान जो भी कार्रवाई करी होगी उसके लिए न्यायालय में जवाबदेही होगी। राजदूत हो गए, विदेशी शासक होगा और यूएन सदस्य, इनको भी सुरक्षा प्राप्त है। और आर्टिकल 105 के तहत सांसद और आर्टिकल 194 के तहत विधायकों को सुरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अगर इन्होंने संसद की जो बैठकें चलती उनमें इन्होंने जो भी टीका टिप्पणी करी होगी तो उसके प्रति न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा था, न्यायालय इसे पूछताछ नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।